नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में समझेंगे एक्सचेंज अंडर सेक्शन 118 टू 121 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसको बोलते हैं एक्सचेंज। इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, ओरल ट्रांसफर परमिसेबल है या नहीं परमिसेबल है वो समझेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड सेल, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द एक्सचेंज, the parties suffering loss due to the defective title of the other party, rights and liability of parties। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, व्हेन टू पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफर्स द ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर ओनरशिप ऑफ अनदर प्रॉपर्टी। अभी यहाँ पे समझो, मैं आपको अपनी 30 लाख की प्रॉपर्टी देता हूँ, आप मुझे सामने 30 लाख का प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। अगर कंसिडरेशन होता तो ये सेल हो जाता, ठीक है। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देते हैं, और जैसे आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देते हैं मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा, और जैसे ही मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम अपने अपने प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो बदल डालते हैं, ठीक है। नाइदर थिंग्स नॉर बोथ थिंग्स बीइंग मनी ओनली, द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, ठीक है। वो कोई भी चीज़ जो है वो मैं आपको देता हूँ, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओगे, और आप मुझे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी दोगे और वो प्रॉपर्टी का मैं मालिक बन जाऊँगा। इसको बोलते हैं एक्सचेंज। बेसिकली ट्रांसफर प्रॉपर्टी विद द कंसिडरेशन इज अ सेल। मतलब अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ 30 लाख का, और उसके बदले में आप मुझे 30 लाख रुपया पैसा देते हो, तो ये सेल हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट द कंसिडरेशन इज अ गिफ्ट। मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी देता हूँ फ्री में, लव एंड अफेक्शन की वजह से, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक गिफ्ट माना जाएगा। मगर व्हेन अ प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्सचेंज विद द अनदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एक्सचेंज। तो ये तीनों में यही फर्क है। एक्सचेंज में क्या होता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दूंगा और उस प्रॉपर्टी के आप मालिक बन जाओगे, ठीक है। और आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दोगे और मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सचेंज। बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर थ्रू द एक्सचेंज। मतलब मैं आपको 30 लाख का फ्लैट दे दूंगा, आप मुझे अपनी 30 लाख की मर्सिडीज दे दोगे, तो ये भी एक एक्सचेंज हो गया। मूवेबल है या इमूवेबल है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मगर कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। There are many cases in which a transfer of property with some money against some ownership of another property. It is also comes under definition of exchange. मतलब यहाँ पे क्या होता है, अभी समझो मैंने आपको 30 लाख का फ्लैट दे दिया, ठीक है। अब आपके पास 25 लाख का मर्सिडीज है, तो मैंने तो आपको 30 लाख की प्रॉपर्टी दी, आपने मुझे बदले में 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी दी, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी आप क्या करोगे, आप मुझे 5 लाख रुपया रोकड़ा दे दोगे, या तो फिर चेक, या तो डीडी, या तो ऑनलाइन, जो भी आपको पसंद है वो मोड से मुझे आप 5 लाख रुपया दे दोगे। तो ये भी एक्सचेंज माना जाएगा दोस्तों, इसको सेल नहीं माना जाएगा। ये एग्जाम में बहुत बार डाउट आता है लोगों को, और एग्जाम में भी पूछा जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी 30 लाख की प्रॉपर्टी देता हूँ, आप बदले मुझे अपने 25 लाख का गाड़ी दोगे और साथ में 5 लाख रुपया पैसे भी दे दोगे, तो हो गया ना 30 लाख दोनों साइड। स्टिल ये एक एक्सचेंज माना जाता है, इसको सेल नहीं माना जाएगा। For example, suppose Mr. A transferring his residual property in Mumbai valued 20 lakh against the property of Mr. B in Gujarat of 18 lakhs. Now, in this case, Mr. B is transferring ownership of property and also giving cash of 2 lakhs against the ownership of that property belong to A. This is an exchange, not a sale. यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी के नाम पे 20 लाख का प्रॉपर्टी नाम पे कर दिया, ठीक है, एक्सचेंज में दे दिया। और मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए के नाम पे 18 लाख का प्रॉपर्टी दे दिया, ठीक है। अभी उसने 20 लाख का दिया, इसने 18 लाख का दिया, तो 2 लाख का डिफरेंस है ना। तो मिस्टर बी ने क्या किया, 2 लाख रुपया कैश दे दिया, तो हो गया ना 20 लाख, ठीक है। तो ये भी एक एक्सचेंज माना जाता है, इसको सेल नहीं माना जाता। ये एक बात ध्यान में रखना। इज ओरल ट्रांसफर परमिसेबल? ओरल ट्रांसफर कभी भी परमिसेबल नहीं होता। बेसिकली आपको रजिस्टर करना पड़ता है प्रॉपर्टी में, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सचेंज? अब बात करते हैं कि एक्सचेंज के कैरेक्टर क्या होता है। ओनरशिप ट्रांसफर, सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, हम दोनों की जो ओनरशिप, मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी का मालिक था क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी आपको दे दी, और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पे हो गई, तो यहाँ पे ओनरशिप जो ट्रांसफर हो गई। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ओनली इन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, नॉट इन फ्यूचर। एब्सोल्यूट ओनरशिप इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, मैं अगर आपको प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ और आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देना चाहते हैं,
तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फ्यूचर में मैंने आपको बोल दिया कि मैं भविष्य में 50 माले का बिल्डिंग बनाऊंगा और सारा बिल्डिंग आपको दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होता। आज की तारीख में मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मैं वही प्रॉपर्टी आपको एक्सचेंज में दे सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। देखिए दोस्तों, मैं अपना फ्लैट भी आपको देख सकता हूँ, बदले में आप मुझे अपनी गाड़ी भी दे सकते हैं। तो मेरा फ्लैट जो है वो इमूवेबल हो गया और आपकी जो गाड़ी है वो मूवेबल हो गई। तो ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी आप एक्सचेंज में दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दूँ और आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दें, तो कैसे आप कर सकते हो ये, ठीक है। इसका कोर्ट का प्रोसेस क्या है, लीगल प्रोसेस क्या है। देखिए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर कैन बी मेड ओनली इन अ मैनर गिवन फॉर द ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय सेल। मतलब ये बेसिकली जो सेल में हम देते हैं वैसे ही होगा, मगर कंसिडरेशन नहीं होगा, ठीक है। मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको देता हूँ, आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे देते हो, ठीक है। इफ बोथ प्रॉपर्टीज आर मूवेबल देन बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज इनफ एंड रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी। अब समझो, आपने मुझे अपनी गाड़ी दे दी, मैंने बदले में आपको मेरी गाड़ी दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेसेसरी नहीं है। अगर कराते हो तो ठीक है, नहीं कराते हो तो भी चलेगा। इफ द प्रॉपर्टीज आर इमूवेबल बट वैल्यू इज लेस देन 100 देन रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है वो मैंने आपको दे दी, और आपने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 से कम है वो मुझे दे दी। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, कराना है तो कर सकते हैं मगर कंपलसरी नहीं है। और जनरली ऐसा होता ही नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से नीचे हो। 100 रुपये में आजकल कुछ नहीं आता, ठीक है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, बिल्डिंग हो गया, है ना, ज़मीन हो गया, जिसको प्लॉट बोलते हैं, प्लॉट, तो ये सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से ज़्यादा ही होगी, तो रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी, ठीक है। अगर 100 से कम है तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मगर ऐसा कभी भी नहीं होता कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 से कम हो, ठीक है। इफ द प्रॉपर्टी एक्सचेंज इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देयर वैल्यू आर मोर देन 100 देन रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसी प्रॉपर्टी देता हूँ जो इमूवेबल है, जैसे घर हो गया, बंगला हो गया, है ना, ज़मीन हो गया, और आप भी बदले मुझे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहे हैं और उसकी वैल्यू 100 से अधिक है, जाहिर सी बात है 100 से अधिक ही होगी, तो इसका रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल एंड एक्सचेंज, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इन सिंपल वर्ड्स, एन एक्सचेंज इज अ वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब मैं अपनी मर्जी से आपको दे रहा हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। प्रॉपर्टी कैन बी मूवेबल, इमूवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट एनी कंसिडरेशन, वेयरएज इन सेल a person transfers the ownership and in return he will get consideration, ठीक है। यहाँ पे क्या एक्सचेंज में क्या होता है, प्रॉपर्टी एक्सचेंज होती है, कंसिडरेशन एक्सचेंज नहीं होता। तो सेल में क्या होता है, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको दे दूंगा, आप बदले में उसके पैसे दे दोगे, जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है आज की तारीख में मार्केट का, ठीक है। तो यही एक फ़र्क है। एक्सचेंज में एक्सचेंज डीड बनता है, ठीक है, और सेल में सेल डीड बनता है। ये भी एक डिफरेंस हो गया, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। अगर हम दोनों अपनी प्रॉपर्टी एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक्सचेंज डीड बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें लिखी होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी कौन दे रहा है, उसका एड्रेस क्या है, कितनी वैल्यू है, वगैरह वगैरह। और सेल डीड में क्या होता है, सेल डीड बनता है जिसमें लिखा होता है कि पार्टी कौन है, कौन सी प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी कितना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टी डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन एक्सचेंज। अभी समझो मैंने कोई आपको प्रॉपर्टी दी, वो डिफेक्टिव है थोड़ी, तो आपके राइट उसमें क्या बनेंगे। या तो फिर आपने कोई मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जिसमें डिफेक्ट है, या तो फिर आप उसके मालिक ही नहीं है, तो उसमें मेरे हक क्या बनते हैं वो आज हम समझेंगे। सेक्शन 119 प्रोवाइड सर्कमस्टेंसेस इन विच वन पार्टी टू द एक्सचेंज इज डिप्राइव्ड ऑफ द प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय हिम ड्यू टू सम डिफेक्ट इन टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब आपने ऐसी प्रॉपर्टी मुझे दे दी जिसके आप मालिक ही नहीं है, या तो फिर मैंने आपको ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जिसका मालिक ही नहीं हो, तो उसमें क्या हो सकता है, इन एक्सचेंज इफ वन पार्टी इज डिप्राइव्ड ऑफ द थिंग रिसीव्ड बाय हिम in exchange by reason of any defect in the title of the other party, then other party is liable to the first party for the loss caused by such defect। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं आपने मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दे दी जिसके आप मालिक ही नहीं है, तो मेरा हक बनता है कि जो भी मैंने लॉस सफ़र किया उस चीज़ की वजह से मैं आपसे वसूल कर सकूँ, ठीक है। द पार्टी सफरिंग लॉस ड्यू टू द डिफेक्टिव टाइटल ऑफ अदर प्रॉपर्टी, a person can recover from a compensation for a loss suffered by him or her। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने मुझे ऐसी प्रॉपर्टी दी जो जिसके आप मालिक ही नहीं है, या तो फिर डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है,
डिफेक्टिव टाइटल क्या होता है, या तो आप मालिक नहीं है वो, या तो फिर प्रॉपर्टी आपके नाम पे पूरी तरह से रजिस्टर नहीं हुई है, या तो फिर आपको ओसी नहीं मिला, जिसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं वगैरह। तो मैं आपसे कंपनसेशन मांग सकता हूँ, ठीक है, उसका एक लीगल प्रोसेस होता है कोर्ट में। अ पर्सन कैन टेक बैक द थिंग ट्रांसफर्ड बाय हिम और हर। या तो फिर अगर आप मुझे कंपनसेशन नहीं देना चाहते तो मैंने जो आपको प्रॉपर्टी दी थी वो मैं रिटर्न ले लूँगा, ठीक है। राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज, सेक्शन 120 बोलता है कि हावेवर दिस सेक्शन डज नॉट स्पेसिफिकली डील्स विद द राइट्स एंड लायबिलिटी। ये जो सेक्शन 120 है जो 120 बोलते हैं वो स्पेसिफिकली राइट्स एंड लायबिलिटी के लिए नहीं है, मगर फिर भी ये कोर्ट में वगैरह में यूज होता है। इट सेज दैट बोथ द पार्टीज हैव राइट एंड लायबिलिटी टुवर्ड्स ईच अदर। द राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टी इन एक्सचेंज आर सेम एज अ सेलर एंड बायर इन द सेल। जैसे आप सेल करते बाय करते तो उसमें कैसा होता है, जो भी सेलर का राइट होता है वही यहाँ पे एक्सचेंज में वही राइट अप्लाई हो गए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 3 ईयर LLB 5 ईयर LLB कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। मैं जितना हो सके उतना आपको नोट्स देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।